हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत शन के साथ होती है, जो अभी अपने ऑफिस में आया होता है और उसका असिस्टेंट उसे आज का शेड्यूल बता रहा होता है। तभी शन को उसकी मॉम का कॉल आता है। इसके बाद शन अपनी मॉम को कॉल करता है। उन्हें बताता है, मेरी वाइफ ना अकेले ही हॉस्पिटल जा रही है प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए, इसलिए मुझे उसकी फिक्र हो रही है। हो सके तो आप उसके साथ चले जाना। शन की मॉम बोलती है, तुम फिक्र मत करो, तुम अपने बिजनेस ट्रिप पर ना आराम से जाओ, मैं तुम्हारी वाइफ के साथ हॉस्पिटल चली जाऊंगी। लेकिन शन की मॉम तो यहाँ पर किसी और लड़की के साथ आई होती है। दो डॉक्टर शन की वाइफ यानी कि जिया को पकड़कर लेकर जा रहे होते हैं। क्या बोलती है, सासू मॉम आखिरकार आप ये क्या कर रही हैं? शन की मॉम चिल्लाने लग जाती है, तुम अपने गंदे मुंह से मुझे सासू मॉम मत बोलो। तुमने सोचा भी कैसे? तुम जैसे स्लो स्टेटस की लड़की मेरे बेटे के लायक भी होगी। अभी डॉक्टर तुम्हारा चेकअप करेंगे, अगर लड़का हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर लड़की हुई ना तो उस बच्ची को तुरंत अबॉर्ट करवा दिया जाएगा। जिया ये सुनकर बोलती है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? शन की मॉम बोलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता लड़का हो या लड़की। जिया बोलती है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? शन को तो इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि लड़का है या लड़की, उसे तो दोनों ही पसंद है, इसलिए वो ऐसा करने के लिए ना कभी नहीं मानेगा। तो आप शन को बिना बताए ऐसे कैसे कर सकती हैं? जब शन को इस बारे में पता चलेगा ना तो वो आपसे गुस्सा हो जाएंगे। सासू मॉम बोलती है, तुम्हें क्या लगता है शन को इस बारे में नहीं पता? बल्कि उसने ही मुझे ये काम करने के लिए तुम्हारे साथ हॉस्पिटल भेजा है। जिया बोलती है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि वो ऐसा करेगा। लिन बोलती है, अच्छा तो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं अभी शन को कॉल कर लेती हूँ, फिर तुम खुद ही सुन लेना कि शन क्या कहना चाहता है। इसके बाद लिन शन को कॉल कर आधी बात बोलती है, तुम ही जिया से बात करो, देखो जिया हमारे साथ टेस्ट के लिए मान ही नहीं रही है, अब तुम इससे बात कर लो। जिया शन से पूछती है, क्या सच में ये तुम्हारा आइडिया है? शन बोलता, हाँ देखो अच्छे से कोऑपरेट करो और टेस्ट करवा लो। जिया मना करने लग जाती है। शन बोलता, देखो अभी मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। शन की आधी बात सुनकर जिया को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसे लगता है शन भी यही चाहता है। लिन डॉक्टर को बोलती है, इसे अंदर लेकर जाओ और स्टार्ट करो। दूसरी तरफ शन को यहाँ पर शक होने लग जाता है और वो सोचता है, अगर सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट की बात होती तो जिया ऐसे मना नहीं करती, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से भागकर निकल जाता है हॉस्पिटल जाने के लिए। दूसरी तरफ सासू मॉम तो जबरदस्ती जिया को डॉक्टर से पकड़वाकर उसका चेकअप करवाने के पीछे पड़ी रहती है। आज हम लोग पता कर रहेंगे कि उसकी लड़की होने वाली है या लड़का। तभी जिया के बेबी को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ चुकी होती है। बोलती है, अच्छा तो ये दोनों बैड वुमेन मेरी मॉम का मिसकैरेज करवाना चाहती है। ये लोग मुझे पैदा होने से पहले ही मारना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी क्योंकि मैं एक फेरी हूँ और ये लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके बाद वो अपनी मैजिक पावर का यूज करती है और यहाँ पर सासू मॉम डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर जल्दी बताइए ना, इसे लड़की होगी या फिर लड़का? लेकिन शीशी के मैजिक की वजह से बेबी मूव करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। ये लोग सोचते ये क्या है। तभी अचानक से ये लोग बेबी को डांस करता हुआ देखकर डर जाते हैं और बोलते हैं, ये तो मॉन्स्टर है। शीशी इन लोगों को मजा चखाकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और सासू मॉम डॉक्टर को ऑर्डर देती है, इस मॉन्स्टर बच्चे को ना मार दो। जिया कैसे भी कर वहाँ से भाग जाती है। तभी इतने में वहाँ पर शन पहुँच जाता है। वो अपनी मॉम और लिन से पूछता है, आखिर आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? उसकी मॉम उसे बताने लग जाती है, तुम्हारी वाइफ को मॉन्स्टर होने वाला था और वो अभी किसी वाइल्ड मैन के साथ भाग गई है। लिन बोलती है, मिस्टर शन आपकी वाइफ ना फुल बॉडी चेकअप करवाने के लिए मान ही नहीं रही थी। शन उस पर चिल्लाता है, तुम चुप ही बैठो, आखिर तुम हमारी फैमिली के मैटर्स के बीच में क्यों बोल रही हो? शन अपनी मॉम से पूछता है, मॉम आप मुझे बता दो आपने जिया को कहाँ पर छुपाया हुआ है? मॉम बोलती है, वो लड़की तुम्हारे लायक ही नहीं है, तो अच्छा ही है कि वो यहाँ से भाग गई है। देखो लिन तुम्हारे लायक है और तुम दोनों कितने अच्छे मैच हो। शन तुरंत ही अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है, तुम लोग जाकर जिया को ढूंढो। दूसरी तरफ जिया ऐसे तैसे कर बाहर आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और रोते हुए बोलती है, शन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जिया अपने बेबी से प्रॉमिस करती है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं किसी को भी तुम्हें बुली नहीं करने दूंगी और तुम्हें पालकर बड़ा करूंगी।
इसके बाद कहानी 5 साल आगे चली जाती है। जिया की बेबी बहुत बड़ी हो जाती है। उसके हाथ में एक जेट लग जाता है। वो सोचती है ये मेरे डैड ने मेरी मॉम को गिफ्ट दिया था, तो अब मैं इसके जरिए अपने डैड को ढूंढ लूंगी। उसके बाद शीशी मैसेज करने लग जाती है। पता करती है कि आखिर उसके डैड कहाँ पर है। फिर जिया घर आ जाती है और वो शीशी को आवाज देने लग जाती है। जिया की आवाज सुनकर शीशी सोचती है मॉम घर आ गई है, इसलिए मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा डैड को ढूंढने के लिए। इसके बाद वो अपने मैजिकल झाड़ू को बड़ा करती है और उड़ते हुए उसमें जाने लगती है और जिया को बोलती है मॉम मैं ना डैड को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है और जिया तो बस उसे देखती रह जाती है। शीशी एक जगह पर पहुँचती है और अपने मैजिकल झाड़ू को वापस से छोटा कर बैग में डाल लेती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके डैड तो सामने ही हैं। शेन को दिखाया जाता है जो कि किसी को मार रहा होता है क्योंकि उस बंदे ने शेन को धोखा दिया था। वो बंदा उसे माफी मांगने लग जाता है। शेन उसे बोलता है ये ना तुम्हें धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था। के बाद वो अपने गार्ड्स को उस बंदे को वहाँ से ले जाने के लिए बोल देता है। बंदा बोलता है तुम ना बहुत ही ज्यादा पत्थर दिल हो, देखना तुम्हें कभी बच्चे नहीं होंगे। शेन बोलता है मुझे बदवा देने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वैसे भी मेरे कोई बच्चे नहीं है। तभी इतने में वहाँ पर शीशी आ जाती है और वो शेन को पकड़कर बोलने लग जाती है डैड मैंने आपको फाइनली ढूंढ लिया है। ये सुनकर शेन का असिस्टेंट बोलने लग जाता है बॉस आपने मुझे बताया नहीं आपकी कोई बेटी भी है। शेन नीचे बैठकर शीशी को बोलने लग जाता है बच्ची तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। शीशी बोलती है ऐसा ना हो ही नहीं सकता, मेरा कंपास कभी मुझे गलत नहीं बता सकता। अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो आप खुद ही देख लो, ये आपकी तरफ ही इशारा कर रहा है। असिस्टेंट बोलता है बच्ची तुमसे ना सच में गलती हो गई है, ये मिस्टर शेन है तुम्हारे डैड नहीं है और तुम तो अभी कितनी ज्यादा छोटी हो ना, तुम्हें अपनी मॉम के पास जाना चाहिए और जाकर दूध पीना चाहिए। शीशी बोलती है मैं ना 6 साल की हूँ, मेरी दूध पीने की एज नहीं है। ये सुनकर शेन याद करने लग जाता है उसने एक बार जिया के साथ इस बारे में डिस्कस किया था और उससे पूछा था वो होने वाली बच्ची का नाम क्या रखना चाहती है। तो जिया ने डिसाइड किया था हम हमारे बेबी का नाम शीशी रखेंगे और शेन को भी ये नाम पसंद आता है। विजिट में वो शीशी से पूछता है क्या सच में तुमने मुझे इसी यंत्र से ढूंढा है। शीशी बोलती हाँ डैडा मैंने आपको ना इसी से ढूंढा है। वो बोलता है ठीक है तो फिर तुम मेरा रिसेंट फॉर्च्यून पता कर बताओ। शीशी से बोलती है डैड आपकी लाइफ में ना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। असिस्टेंट बोलता है बच्ची तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें पता भी है मिस्टर शेन कितने ज्यादा रईसीओ हैं, आखिर इनकी लाइफ में क्या ही प्रॉब्लम आएगी। शीशी बोलती है मैं सच बोल रही हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। तभी इतने में यहाँ पर शेन की मॉम लिन को लेकर आई होती है। शीशी बोलती है डैड देखो मैंने आपको बताया था ना आपकी प्रॉब्लम आने वाली है तो ये आ रही है। शेन अपनी मॉम से पूछता है मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हो। मॉम बोलती तुम्हें ये पूछते हुए शर्म नहीं आती, तुम भूल गए तुमने कहा था कि आज तुम लिन के साथ एंगेजमेंट करोगे। तुम्हें पता भी है सारे गेस्ट वहाँ पर पहुँच चुके हैं और तुम वहाँ पर नहीं आए, तुम्हारी वजह से लिन को कितनी ज्यादा एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ी। शेन बोलता मॉम मैंने तो कभी आपको नहीं बोला था कि मैं लिन के साथ एंगेजमेंट करूँगा, सब आपकी खुद की मन की सोच थी और खुद का डिसीजन था, तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मॉम बोलती है अच्छा तो मैं अपने बेटे की शादी की फिक्र करती हूँ तो इसमें मेरी ही गलती है, खुद तुम्हें पता नहीं है कि फैमिली कैसे स्टार्ट करते हैं, तुम बस बाहर घूमते रहते हो। इसके बाद मॉम शीशी को देखकर पूछती है वैसे ये छोटी बच्ची कौन है। शीशी बोलती है डैड ये ओल्ड वुमेन कितनी ज्यादा डरावनी है। सुनकर लिन पूछने लग जाती है शेन ये बच्ची कौन है और ये तुम्हें डैड क्यों बोल रही है। शेन बोलता है ये बच्ची कौन है, आखिर इस बात से तुम्हारा क्या लेना देना है और मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। लिन बोलती है मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, आखिर मेरा इससे लेना देना कैसे नहीं है, मुझे पता नहीं था बाहर तुमने एक नाजायज बच्ची भी कर रखी हुई है। शीशी बोलती है आंटी अगर आप अपने मुंह से बुरी बातें बोलेंगी ना तो आपके साथ बुरा ही होगा। लिन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की, और वो शीशी के ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है। तभी शेन जल्दी से उसका हाथ रोक लेता है और उस पर चिल्लाता है तुम यहाँ पर पागल क्यों हो रही हो। वो बोलती है मैं पागल क्यों ना हूँ, तुम्हारी वजह से आज मैं एंगेजमेंट पार्टी में कितना ज्यादा एम्बेरस्ड हुई हूँ। शेन की मॉम मुझे बोलती है अब सीधे सीधे बताओ कि ये बच्ची आखिर कौन है और ये कहाँ से आई है। शेन बोलता मॉम मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये बच्ची मुझे डैड बोल रही है तो आप इसका मतलब तो जानती ही होगी ना। मॉम बोलती है अच्छा मैं तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स कर रही हूँ, इसीलिए तुम मुझे परेशान करने के लिए एक नाजायज बच्ची को लेकर आए हो।
शीशी चिल्लाने लग जाती है, ओल्ड वुमेन, अगर आप मेरे बारे में ऐसा बोलेंगी ना तो अच्छा नहीं होगा। मॉम चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की? तुम मुझे सबक सिखाओगी? रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये बोलकर वो उसके ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है तो लिन उसे रोक लेती है और बोलती है, आप रुको, मैं इस बच्ची को सबक सिखाती हूँ। फिर वो शीशी को चाटा मारने जा रही होती है। तभी शीशी अपनी पावर्स का यूज कर उसका हाथ रोक लेती है और उसके हाथ से शेन की मॉम को स्लैप लग जाता है। शेन की मॉम तो चिल्लाने लग जाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? लिन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, मुझे खुद नहीं पता आखिर ये कैसे हो गया। शेन की मॉम उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ और तुम मुझे ही मार रही हो, रुको। और वो उसे मारती है। ये देखकर शीशी तो बहुत ज्यादा खुश होने लग जाती है और लिन को बोलती है, देखो आप बुरी बातें बोल रही थी ना, तो इसीलिए अब आपको मार पड़ रही है। लिन बोलती है, आंटी मैं आपको नहीं मारने जा रही थी बल्कि इस बच्ची को मारने जा रही थी। शेन की मॉम बोलती है, अच्छा फिर तुमने मुझे क्यों मारा? लिन बोलती है, जरूर इस बच्ची ने ना कुछ किया है। मॉम बोलती है, रुको, मैं इस बच्ची को सबक सिखाती हूँ। और फिर वो वापस से शीशी को मारने जा रही होती है। इस बार शेन शीशी को प्रोटेक्ट करता है और अपनी मॉम को बोलता है, मॉम आप जानती है ना ये एक छोटी बच्ची है। शीशी तो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, डैड मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मॉम बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे नाजायज बच्ची को लेकर आओगे और मैं उसे अपने घर में लाने दूंगी? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं हमारी शेन फैमिली में ना इस बच्ची को कभी नहीं लेने वाली। शेन फैमिली का नाम सुनकर शीशी कुछ पता लगाने लग जाती है और बोलती है, शेन फैमिली बर्बाद होने वाली है। ये सुनकर शेन की मॉम चिल्लाने लग जाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारी फैमिली को कर्ज देने की? और लिन अपना गुस्सा निकालने के लिए फिर से शीशी के ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है। तभी बीच में असिस्टेंट आ जाता है और शेन को इस बारे में बताता है कि उनके डैड की अचानक से तबीयत खराब हो गई है और वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हैं। सभी लोग जल्दी से कार में बैठकर शेन के डैड से मिलने के लिए निकल जाते हैं। तभी जिया वहाँ पर भागते हुए पहुँच जाती है और सोचती है, आखिर ये लड़की फिर से कहाँ पर भाग गई। यहाँ पर शेन डॉक्टर से पूछ रहा होता है, मेरे डैड कैसे हैं, क्या वो ठीक हो जाएंगे? डॉक्टर बताता है, आपके डैड की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है कि वो ठीक नहीं हो सकते। शेन बोलता है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, आप तो बहुत ही ज्यादा फेमस डॉक्टर है ना, तो कोई सोल्यूशन निकालो। डॉक्टर बोलता है, एक सोल्यूशन तो है, लेकिन उसके लिए शेन फैमिली के वंशज का खून चाहिए। शेन डॉक्टर को बताने लग जाता है, लेकिन मेरी तो कोई बच्ची ही नहीं है और मैं अपने डैड का इकलौता बेटा हूँ। शीशी जल्दी से बोलती है, डैड मैं हूँ ना, मैं शेन फैमिली की वंशज हूँ। लिन तो उस पर चिल्लाने लग जाती है, ये छोटी बच्ची यहाँ पर ना बकवास मत करो, और मैं यहाँ पर बीमार है और तुम जैसी बच्ची का यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम निकलो यहाँ से। शेन की मॉम भी शीशी को बोलने लग जाती है, हमारी फैमिली ना तुम्हारे आने से पहले बिल्कुल ठीक थी, लेकिन तुम्हारे आते ही प्रॉब्लम आ गई, यानी कि तुम ही इन सारी प्रॉब्लम्स की जड़ हो। और वो बोलती है, मैं ना सच में ग्रैंडपा को बचा सकती हूँ। ये सुनकर शीशी तो अपसेट हो जाती है और बोलती है, डैड मैं कोई प्रॉब्लम की जड़ नहीं हूँ, मैं ना ग्रैंडपा को सच में बचा सकती हूँ। शेन की मॉम उस पर चिल्लाने लग जाती है, यहाँ पर ना बकवास मत करो। वो उसे खींच कर वहाँ से बाहर लेकर जाने वाली होती है। अपनी मॉम को रोक कर बोलता है, एक बार हम इसे ट्राई करने देते हैं ना। मॉम तो चिल्लाने लग जाती है, क्या तुम पागल हो गए हो, ये तुम्हारे डैड है, क्या तुम अपने डैड की जिंदगी के साथ मजाक करना चाहते हो? शेन बोलता है, मॉम वैसे भी कोई और रास्ता तो है नहीं, हमें इस बच्ची को ट्राई करने देना चाहिए। जिसके बाद वो शीशी को डॉक्टर के साथ भेज देता है। डॉक्टर उसे समझाता है, हम आपका ब्लड निकालेंगे, इसमें थोड़ा सा दर्द होगा। वो बोलती है, मुझे कोई डर नहीं है। जिसके बाद मास्टर शीशी का ब्लड लेने के बाद उस नीडल को शेन के डैड को लगाते हैं। शेन के डैड को कुछ होने लग जाता है और वो तुरंत ही उठ जाते हैं। ये देखकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं, डैड को सच में होश आ गया है। शीशी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो शेन के पास आ जाती है। शेन बोलता है, तुम सच में हमारी फैमिली की वंशज हो? शीशी बोलती है, डैड ऑफ कोर्स, क्या अभी तक आपको बिलीव नहीं हुआ? चलो मैं आपको यकीन दिलाने के लिए मॉम को यहाँ पर बुला लेती हूँ। फिर वो तुरंत ही अपनी मॉम को कॉल कर देती है और बोलती है, मॉम आप जल्दी यहाँ पर आ जाओ, मैंने डैड को ढूंढ लिया है। शेन शीशी को देखते हुए सोचता है, ये ना सच में जिया की तरह लगती है, तो क्या सच में ये मेरी बेटी होगी? और शीशी से पूछने लग जाता है, क्या तुम मुझे अपनी मॉम का नाम बता सकती हो? शीशी के जवाब देने से पहले शेन के डैड बीमार होने लग जाते हैं और वो फिर से बेहोश हो जाते हैं। शीशी सोचते, हाँ मेरा ब्लड तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना, लगता है ग्रैंडपा मेरा ब्लड हैंडल नहीं कर पा रहे हैं।
शैन डॉक्टर से पूछता है मेरे डैड को क्या हुआ है। डॉक्टर बताता है शायद आपके डैड ना मरने वाले हैं। ये सुनकर शैन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है। शैन की मॉम बोलती है मैंने पहले ही बोला था ना, आखिर ये बच्ची हमारी शैन फैमिली की कैसे हो सकती है। लिन भी बोलने लग जाती है मुझे तो पहले से ही पता था, ये एक झूठी लड़की है। और फिर वो शीशी को वहाँ से बाहर निकालने का ऑर्डर दे देती है। मेड यहाँ से शीशी को पकड़ कर लेकर जा रही होती है। शीशी बोलती है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं सच में शैन फैमिली की वंशज हूँ। फिर वो शैन को बोलती है डैड आप मेरी हेल्प करो। तभी शैन उसके गले में अपने जेड का पेंडेंट देख लेता है और जल्दी से शीशी से पूछने लग जाता है तुम्हारे पास ये जेड पेंडेंट कैसे आया। शीशी बताती है डैड आपने ही तो इसे मॉम को दिया था ना। ये सुनकर वो याद करने लग जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है शैन ने जेड को अपनी वाइफ यानी कि जिया को दिया होता है। प्रेजेंट में शैन समझ जाता है ये सच में उसकी ही बेटी है। वो उससे पूछता है आखिर तुम्हारी मॉम कहाँ पर है। तभी इतने में वहाँ पर जिया पहुँच जाती है और शैन को चिल्लाने लग जाती है। शैन पर चिल्लाने लग जाती है मेरी बेटी को ना छोड़ दो। शीशी जल्दी से जिया के पास आकर उसे मॉम बोलती है और हक कर लेती है। लिन भी ये देखकर शौक हो जाती है। शैन जल्दी से जिया से आकर पूछने लग जाता है तुम इन 6 सालों तक कहाँ पर थी, मैं तुम्हें 6 सालों से ढूंढ रहा था। शीशी बोलती है मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। और वो जल्दी से अपनी बेटी शीशी को वहाँ से लेकर जाने लगती है। शैन जिया को रोकता है और बोलता है मैं जानता हूँ मेरी मॉम ने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है, लेकिन तुम प्लीज शीशी के साथ यहाँ पर रुक जाओ, मैं सारी चीजों की भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। जिया बोलती है पहले तुम्हें मैं और शीशी नहीं चाहिए थी ना, तो अब यहाँ पर दोगली बातें क्यों कर रहे हो। तुम्हारी पूरी फैमिली कोल्ड और हार्टलेस है, मुझे तुम्हारी फैमिली बहुत ही ज्यादा डिस्कस्टिंग लगती है। शैन बोलता है प्लीज मेरी बात तो सुनो। वो बोलती है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है और ना ही मुझे इस फैमिली से कोई रिश्ता रखना है। शीशी बोलती है मॉम मुझे डैड चाहिए। जिया बोलती है ये तुम्हारे डैड नहीं है और इतना क्रूर बंदा तुम्हारा डैड कभी हो ही नहीं सकता है। और वो शीशी को लेकर वहाँ से जा रही होती है। इतने में वहाँ पर शैन के डैड उठकर आ जाते हैं और बोलते हैं मेरी प्यारी ग्रैंड डॉटर को यहाँ से मत लेकर जाओ। शैन और उसकी मॉम तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि शैन के डैड को होश आ गया था। लेकिन लिन को ये देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी, आखिर इस बुड्ढे को होश कैसे आ गया। डैड बोलते हैं मेरी पोती ने ही ना मेरी जान बचाई है, वो यहाँ से किसी भी हाल में नहीं जाएगी। लिन बोलती है अंकल आप कैसी बातें कर रहे हो, ये लड़की तो आपकी जान लेने वाली थी, ये ना एक मॉन्स्टर है। डैड तो चिल्लाने लग जाते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी पोती के बारे में ऐसी बात बोलने की। शीशी को बोलती है मेरी प्यारी पोती जल्दी से मेरे पास आओ। लेकिन जिया शीशी को उनके पास नहीं जाने दे रही होती। मैंने इसे अकेले ही पाला है, इसलिए इसका आपकी फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं है और ये शैन फैमिली की ना बिल्कुल भी नहीं है। ये बोलकर वो शीशी को लेकर वहाँ से चली जाती है। शैन उसके पीछे जाने लगता है। शैन की मॉम उसे रोकती है तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, देखो 6 साल पहले मैंने अपनी आंखों से विटनेस किया था, वो बच्ची एक मॉन्स्टर है, इसलिए मेरी बात सुनो और यहीं पर रहो, अगर तुम यहाँ से गए ना तो मैं तुम्हारी मॉम नहीं। शैन के डैड अपनी वाइफ पर चिल्लाने लग जाते हैं तुम्हारे डिसीजन इस फैमिली में नहीं चलेंगे, तुम तो सब खराब करना चाहती हो, तुम्हारी वजह से 6 साल पहले मेरी पोती यहाँ से चली गई और मैं उसे कभी देख ही नहीं पाया। और शैन के डैड अपने बेटे को ऑर्डर देते हैं चाहे जो हो जाए मेरी पोती को तुम्हें घर लेकर आना ही होगा। शैन बोलता है डैड फिक्र मत करो। इसके बाद शैन यहाँ से जिया और शीशी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ जिया यहाँ पर शीशी को रास्ते में समझाती है दोबारा तुम ऐसे कहीं पर नहीं भाग सकती हो, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी कितनी ज्यादा फिक्र हो रही थी। शीशी बोलती है मॉम मैं कहीं भागी नहीं थी, मैं तो बस डैड को ढूंढने के लिए गई थी। जिया समझाती है वो तुम्हारे डैड नहीं है, शैन फैमिली के लोग बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, इसलिए तुम शैन फैमिली के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रख सकती हो, समझी तुम। शीशी बोलती ठीक है मॉम मैं समझ गई और मन में सोचती है लगता है मॉम डैड के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा मॉम और डैड की इस गलत फहमी को दूर करने के लिए। तभी इतने में शैन वहाँ पर भागते हुए आ जाता है और जिया और शीशी को आवाज देते हुए ढूंढ रहा होता है। शीशी जल्दी से उसे आवाज देकर बताती है डैड मैं यहाँ पर हूँ। शैन जैसे ही उसके पास आने कर लगता है तो जिया जल्दी से शीशी को लेकर टैक्सी में बैठ जाती है और शैन बेचारा बाहर से विंडो नॉक करता रह जाता है।
और जिया को बोलता है प्लीज खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। ड्राइवर पूछता है मैम आपको कहाँ चलना है? जिया बोलती है मैं घर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि अब शैन मेरा घर ढूंढ ही लेगा, फिर वो शीशी को मुझसे लेकर चला जाएगा और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। शीशी ड्राइवर को अपनी कंपनी का एड्रेस देती है और शैन जल्दी से टैक्सी का नंबर प्लेट असिस्टेंट को भेज देता है और पता करने के लिए बोलता है ये कार अभी कहाँ पर जा रही है। जिया अपनी बेटी शीशी को लेकर कंपनी में आई होती है और सभी एम्प्लॉय उसे देखकर बातें कर रहे होते हैं। देखो ये अपनी बेटी को यहाँ पर लेकर आई है, आखिर कौन एम्प्लॉय अपने बच्चे को लेकर आता है। जिया शीशी को एक जगह पर बिठा देती है और उसे बोलती है मॉम काम करने जा रही है तो तुम कोई भी मस्ती नहीं करना, यहाँ पर शांति से बैठी रहना। शीशी मान जाती है। उसके बाद जिया अपना काम करने के लिए बैठती है। तभी वहाँ पर मैनेजर आकर जिया पर चिल्लाने लग जाता है तुम पूरे आधे दिन से गायब थी, आखिर तुमने काम को क्या समझ रखा है, तुम्हें यहाँ पर काम करना भी है या नहीं? जिया माफी मांगते हुए बोलती है मैनेजर मुझे ना सच में कुछ काम पड़ गया था। मैनेजर तो चिल्लाने लग जाता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा काम ही बस इम्पोर्टेंट है? जिया बोलती है आप फिक्र मत करो, आज मैं ओवर टाइम कर सारा काम खत्म कर दूंगी तभी यहाँ से जाऊंगी। मैनेजर यहाँ पर शीशी को देख लेता है और जिया पर चिल्लाता है क्या ये तुम्हारी बच्ची है? क्या तुम्हें कंपनी के रूल नहीं पता है? कंपनी में बच्चों को लाना अलाउड नहीं है और तुम यहाँ पर अपनी बच्ची को लेकर आई हो और सोच रही हो कि तुम सीरियसली काम करोगी। जिया सॉरी बोलती है घर पर कोई नहीं था इसलिए मुझे अपनी बच्ची को अपने साथ लेकर आना पड़ा। मैनेजर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है अपना काम बंद करो और तुरंत ही मेरे ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जैसे सारे कलीग उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं। जिया के पास बच्ची कैसे है, उसकी तो शादी भी नहीं हुई है। ये लोग जिया के कैरेक्टर के बारे में बोलने लग जाते हैं। लगता है बस दिखने में सीधी सादी लड़की है और अंदर से बहुत ही ज्यादा खराब है। दूसरी तरफ जिया जैसे ही मैनेजर के ऑफिस में आती है तो वो उसे दरवाजा बंद करने के लिए बोलता है। जिया बोलती है मैनेजर आज प्लीज आप मुझे माफ कर दो और मेरी सैलरी मत कट करना। वो बोलता है सैलरी तो कट होगी और ये लो अपना डॉक्यूमेंट और जाकर HR को दे दो और ना कंपनी से रिजाइन कर दो। जिया मनाने लग जाती है प्लीज मैनेजर मुझे फायर मत करो, मुझे इस जॉब की जरूरत है इसलिए आप प्लीज मुझे एक और चांस दे दो ना। मैनेजर मान जाता है ठीक है तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें एक और चांस दे दूंगा लेकिन मेरे पास आओ। ये सुनकर जिया मना कर देती है मुझे अपनी सैलरी नहीं चाहिए और मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैनेजर बोलता है अच्छा मैंने तुम्हें एक चांस दिया और अब तुम वो चांस नहीं ले रही हो। जिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर मैनेजर तो उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ शीशी यहाँ पर जिया के बारे में पता लगा रही होती है कि वो सेफ है या नहीं। तभी शीशी को पता लग जाता है मोम खतरे में है इसलिए बोलती है मुझे इसी वक्त मोम को बचाने जाना होगा। दूसरी तरफ जिया यहाँ पर मैनेजर को मारती है और बोलती है मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी लेकिन वो उसे हरास करने की कोशिश करता है। तभी शीशे वहाँ पर पहुंचकर बोलती है जल्दी से दरवाजा खोलो और मेरी मॉम को छोड़ो लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। के बाद शीशे अपनी डोर को रखकर अपनी पावर को यूज करने लग जाती है और वो मैनेजर के ऊपर मैजिक करती है जिसके बाद वो खुद ही अपने आप को मारने लग जाता है। ये देखकर जिया शॉक हो जाती है आखिर उसे क्या हो गया है। तभी एक एम्प्लॉय यहाँ पर आकर शीशी को परेशान करने लग जाती है। वो उसकी डोर छीन कर बोलती है बच्ची ये तुम्हारे खेलने की जगह नहीं है इसलिए यहाँ से ना दफा हो जाओ। ये तो चिल्लाने लग जाती है आंटी आप मेरी डोल कैसे ले सकती हैं? उसे धक्का मार देती है। उसी दौरान उसके ऊपर कॉफी गिर जाती है। इसके बाद वो एम्प्लॉय शीशी को मारने के लिए जाती है लेकिन तभी वहाँ पर जिया आ जाती है। हिम्मत कैसे हो गई मेरी बच्ची को बुली करने की? बोलती है तुम्हारी इस बच्ची ने देखो मेरे कपड़ों का क्या हाल कर दिया है। शीशी बोलती है मॉम मैंने ना कुछ भी नहीं किया, पहले इन आंटी ने मेरी डोल छीनी थी। बोलती है मैं जानती हूँ क्योंकि मुझे तुम पर पूरा यकीन है। और अपनी कलीग को बोलती है बताओ तुम्हारी एड्रेस कितने की है, मैं तुम्हें पे कर दूंगी लेकिन तुम मेरी बेटी को ना ऐसे बुली नहीं कर सकती हो। शीशी बोलती है तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम्हारी सैलरी इतनी ज्यादा कम है तो मुझे क्या ही पैसे दोगी। के बाद वो एम्प्लॉय दूसरी एम्प्लॉय को बोलती है जिया और उसकी बेटी को पकड़ लो। के बाद शीशी अपने मैजिक का यूज करने लग जाती है लेकिन तभी इतने में वहाँ पर मैनेजर टपक पड़ता है और उसके चेहरे पर चाटे के लाल निशान देखकर पूछने लग जाते हैं उसे क्या हो गया है। मैनेजर बोलता है जिया ने ही मुझे ऐसे मारा है और जिया को बोलता है अब तुम्हें मुझे कंपनसेशन के तौर पर ना 20,000 देने पड़ेंगे। जिया बोलती है तुम्हें ये कहते हुए शर्म भी नहीं आ रही है क्या? एक तो तुमने मेरी सैलरी काट ली, उल्टा मुझसे ही
पैसे मांग रहे हो, आखिर मैं इतने पैसे कहाँ से दूंगी। मैनेजर बोलता मैं नहीं जानता, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगो या फिर मुझे कंपनसेशन दे दो। शीशे बीच में आकर जिया को प्रोटेक्ट करने लग जाती है। आप मेरी मॉम को ऐसे बुली नहीं कर सकते हो। मैनेजर चिल्लाने लग जाता है, अच्छा तो ये तुम्हारी बच्ची है, तुमने इसे बिल्कुल भी संस्कार नहीं दिए हैं, पता नहीं किस आवारा आदमी के साथ तुम्हारा अफेयर चला होगा और इस बच्ची को पैदा किया होगा। शीशी चिल्लाने लग जाती है, आप मेरे डैड के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हो। मैनेजर बोलता है मैं तो बोलूंगा, क्या कर लोगी तुम? जरूर तुम्हारा बाप एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ना वर्कर होगा और वो तुम्हें और तुम्हारी मोम को बेसहारा छोड़कर चला गया होगा। शीशी बोलती है बिल्कुल नहीं, मेरे डैड तो इस शहर के सबसे रिचेस्ट मैन है और बहुत ही बड़े सीईओ हैं। ये सुनकर वो एम्प्लॉय तो हंसने लग जाता है, बच्ची कैसे अपने डैड को सीईओ बता रही है। मैनेजर शीशी को बोलता है, अगर तुम्हारे डैड सच में इतने बड़े सीईओ है ना, तो फिर तुम्हारी मॉम एक छोटी सी कंपनी में एम्प्लॉय का काम क्यों कर रही है। चलो मान लिया तुम्हारे डैड सीईओ हैं, फिर उनके लिए 20,000 देना कोई बड़ी बात तो नहीं होगी ना। उन्हें कॉल करो और बोलो मुझे 20,000 देने के लिए, अगर वो पैसे दे देते हैं तो मैं मान लूंगा और फिर मैं तुम्हारी मॉम को नील डाउन होकर माफी मांगने के लिए भी नहीं बोलूंगा। शीशी बोलती है मेरे पास मेरे डैड का फोन नंबर नहीं है। ये सुनकर मैनेजर तो हंसने लग जाता है, देखा ये बच्ची कह रही थी इसका डैड एक सीईओ है और इसके पास तो इसके डैड का फोन नंबर तक नहीं है। सच में ये बहुत ही बड़ी झूठी लड़की है। शीशी बोलती है मैं कोई झूठी लड़की नहीं हूँ, मैं ना एकदम सच बोल रही हूँ। मेरे डैड ना इस शहर के सबसे रिचेस्ट मैन मिस्टर शेन हैं। जिया शीशी को समझाती है मेरा उस बंदे के साथ ना कोई रिश्ता नहीं है और वो तुम्हारे डैड नहीं है, तो कुछ भी मत बोलो। शीशी बोलती है मैं जानती हूँ कि वही मेरे डैड हैं। इसके बाद सभी एम्प्लॉय जिया और शीशी का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आता है और उन लोगों को बताता है हमारी कंपनी के बॉस अब चेंज हो गए हैं। मिस्टर शेन ने हमारी कंपनी खरीद ली है और उन्होंने कंपनी के सारे शेयर्स मिस जिया को दे दिए हैं, यानी कि वही हमारी न्यू चेयरमैन है। ये सुनकर मैनेजर तो शॉक हो जाता है। शीशी बोलती है मैंने बोला था ना मेरे डैड मिस्टर शेन है, पर तुम ही लोग मेरी बात पर बिलीव नहीं कर रहे थे। मैनेजर चिल्लाने लग जाता है, ऐसा नहीं हो सकता है, मिस्टर शेन जैसा रिच बंदा एक लड़की को सारे शेयर्स कैसे दे सकता है। डायरेक्टर भी डर जाती है, मिस्टर शेन जैसे रिच बंदे से मैं पंगा नहीं ले सकती, इसलिए वो मैनेजर को एक चाटा मारती है और बोलती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेयरमैन से ऐसे बात करने की, और वो तुरंत ही जिया से माफी मांगने लग जाती है। अभी मैंने आपको जो भी बोला था ना उस बात को आप दिल पर मत लेना। उसके बाद वो शीशी को बोलती है तुम्हारी बेटी तो एक प्रिंसेस है, पर शीशी और जिया दोनों ही उसे माफ करने के लिए नहीं मानते। जिया बोलती है ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये कंपनी मुझे मिस्टर शेन ने दी है, इसलिए मुझे यहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रहना है, मुझे अभी इसी वक्त रिजाइन करना है। डायरेक्टर बोलती है अभी तो तुम चेयरमैन बनी हो, तुम अभी कैसे रिजाइन कर रही हो। जिया बोलती है मुझे शेन की दी हुई कोई भी चीज नहीं चाहिए और ना मुझे उसके साथ कोई रिश्ता रखना है। जिया जल्दी से शीशी को लेकर कंपनी से बाहर आ जाती है। शीशी बोलती है मॉम डैड ने आपके लिए इस कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लिए, आखिर आपको क्यों नहीं चाहिए। जिया बोलती है बड़ों के मैटर में तुम इन्वॉल्व मत हो क्योंकि तुम बच्ची हो, और हाँ तुम उस बंदे को बार बार ना डैड मत बोलो, नहीं तो मॉम तुमसे गुस्सा हो जाएगी। शीशी बोलती है लगता है मॉम के दिल में डैड के खिलाफ कुछ ज्यादा ही मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसलिए मुझे कोई और ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जिया बोलती है चलो हम दोनों ना घर चलते हैं। जिसके बाद जैसे ही दोनों बाहर आते हैं तो जिया का फ्रेंड ली आ जाता है। ली बोलता है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ली बोलता है मैं तो हर रोज ही तुम्हें यहाँ पर पिक करने के लिए आता हूँ, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तो मुझे पहली बार देख रही हो, लेकिन मैं तो तुम्हें महीनों से चेज कर रहा हूँ। चलो जल्दी से कार में बैठो, मैं तुम्हें डिनर के लिए लेकर चलता हूँ। जिया बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपनी बेटी शीशी को ना घर लेकर जाना है। जिसके बाद वो जल्दी से कार से बाहर निकलता है और बोलता है जिया तुम अपनी बेटी को भी साथ लेकर चल सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी इतने में जिया को ढूंढते हुए वहाँ पर शेन पहुँच जाता है और बोलता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। शीशी उसे डैड कहकर बोलने लग जाती है। जिया बोलती है मैंने तुम्हें समझाया था ना, तुम्हें इसे डैड नहीं बोलना है। ली शेन को देखकर बोलता है अच्छा तो यही तुम्हारा एक्स हस्बैंड है।
तो दिखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। शैन जिया से पूछने लग जाता है, वैसे ये बंदा कौन है? क्या बोलती है, ये कौन है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? शैन बोलता है, तुम ना बीच रास्ते से हट जाओ, मुझे जिया को अपने साथ लेकर जाना है। शैन जिया को बोलता है, तुम ऐसे बंदे के साथ डिनर पर जाने वाली हो? जिया बोलती है, मेरी मर्जी, मैं किसी के साथ भी डिनर पर जाऊँ, तुम्हें क्या? शैन को बोलता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? जानते भी हो मैं कौन हूँ? ये देखो मेरी कार कितनी ज्यादा लग्जरियस है। शैन बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम ली फैमिली से हो। ली बोलता है, ये तो अच्छी बात है कि तुम जानते हो, इसलिए तुम इस बात को जान लो कि तुम मेरी फैमिली से पंगा लेना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। शैन बोलता है, तुम मुझे नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। जिया शैन पर चिल्लाने लग जाती है, तुम ना फिर से बहुत ही ज्यादा एरोगेंट बन रहे हो, तुम अपने आप को रिच समझते हो और दूसरों को नीचा दिखाते हो। शैन बोलता है, ऐसा ना बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज तुम मेरी बात तो सुनो। लेकिन जिया उसकी बात नहीं सुनती और वो शैन को झिलाने के लिए ली का रोज भी ले लेती है, इवन उसके साथ डिनर पर जाने के लिए भी हाँ बोल देती है। ली तो खुश होकर जिया को शैन के सामने से लेकर चला जाता है। बेचारा शैन तो बस देखता रह जाता है। इसके बाद जिया ली के साथ रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। उसे बोलता है, तुम्हें जो भी ऑर्डर करना है ना तुम कर सकती हो। भी रेस्टोरेंट में आई होती है, वो इन दोनों को साथ में देखकर सोचती है, फिर ये लड़की इसके साथ यहाँ पर क्या कर रही है। इसके बाद ली जैसे ही वॉशरूम में जाता है तो वहाँ पर उसे लिन मिल जाती है। उसे पूछती है, तुम यहाँ पर जिया के साथ क्या कर रही हो, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? वो बोलता है, कजन सिस्टर, मैं ना उसे लाइक करता हूँ इसलिए उसे चेस कर रहा हूँ, अगर तुम उसे जानती हो तो कोई बात नहीं, मैं उसे बिल्कुल भी टच नहीं करूँगा। लिन बोलती है, तुम्हें सिर्फ उसे टच ही नहीं करना बल्कि उसकी रेपुटेशन खराब करनी है। ली पूछता है, क्या तुम्हारा उससे कुछ झगड़ा हो गया है? झगड़ा नहीं है, बल्कि मेरी और उसकी बहुत ही बड़ी दुश्मनी है। वो मिस्टर शैन की वाइफ होने की पोजीशन ना मुझसे छीनना चाहती है, इसीलिए मैं उसे रास्ते से हटा रही हूँ। ये बोलता है, कजन तुम तो जानती हो मैं इस टाइप का बंदा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं ना उसे सच में पसंद करता हूँ। वो बोलती है, एक्टिंग मत करो, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानती हूँ, और हंसने लग जाती है। वो बोलता है, हाँ कजन तुम ही हो जो मुझे अच्छे तरीके से जानती हो, देखो मैंने तो ड्रग भी लिया हुआ है और मैं मौका देकर उसे ये दे दूंगा। लिन बोलती है, क्या अच्छी बात है? लिन बोलती है, ये तो अच्छी बात है, तुम तो पहले से ही तैयार हो, अगर तुमने काम पूरा किया ना तो मैं तुम्हें इसका बेनिफिट भी दूंगी। इसके बाद ली जिया और शीशी के लिए जूस और मिल्क लेकर पहुँचता है। जिया बोलती है, तुम ये क्यों लेकर आए हो? वो बहाना करने लग जाता है, बोलता है, वेट्रेस बस लाई रही थी तो मैंने सोचा मैं लेकर आ जाऊं। शीशी समझ जाती है ये कोई अच्छा बंदा नहीं है, इसलिए बोल देती है, मुझे बुरे अंकल से ना कुछ भी नहीं चाहिए। जिया अपनी बेटी पर चिल्लाने लग जाती है, आखिर तुम इतनी ज्यादा रूड कैसे हो सकती हो? अंकल को थैंक यू बोलो। लेकिन शीशी नहीं बोलती और अपनी मैजिक पावर से पता कर लेती है, इस बंदे ने सच में बहुत ही सारे बुरे काम कर रखे हैं। ली जिया को बोलने लग जाता है, कोई बात नहीं, तुम्हें ना बच्ची को फोर्स नहीं करना चाहिए, और वैसे भी तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारी इतनी प्यारी सी बेटी भी है, बस मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है कि इतनी प्यारी बेटी होने के बाद भी तुम्हें इतना बेकार सा हस्बैंड मिला। और बोलता, चलो छोड़ो हम ड्रिंक करते हैं, और वो उसके साथ जूस पीने लग जाता है तो शीशी भी मिल्क पी लेती है। जिया ली से क्लियर करती है, देखो मैं जानती हूँ तुम मुझे लाइक करते हो, लेकिन मैं बता देती हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तो मुझे रिटर्न में कोई लाइकिंग नहीं चाहिए। जिया तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो। पर इतने में जिया और शीशी दोनों को चक्कर आने लग जाते हैं और दोनों बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद ली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पता नहीं ये अपने आप को क्या समझती है। थोड़ी देर बाद शीशी को होश आता है तो वो देखती है जिया तो वहाँ पर है ही नहीं, जिसके बाद वो अपनी मैजिक पावर का यूज कर अपनी मोम के बारे में पता करती है। ली यहाँ से जिया को होटल रूम में ले गया होता है, ये देखकर वो सोचती है, मुझे कुछ करना होगा, मोम को बचाना होगा। शीशी को आइडिया आता है, मुझे मोम को बचाने के लिए डैड को भेजना चाहिए ताकि इस बहाने दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो जाए। शीशी अपनी मैजिक पावर का यूज कर शैन तक अपनी आवाज पहुंचाती है और डैड कहकर आवाज देने लग जाती है। शैन यहाँ शीशी की आवाज सुनकर सोचता है, क्या मुझे इल्यूजन हो रहा है? शीशी बोलती, डैड बिल्कुल नहीं, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, इसलिए आपको मेरी आवाज आ रही है। शैन पूछता है, आखिर तुम कहाँ पर हो, तुम मुझे दिख नहीं रही हो? शीशी बोलती है, डैड अभी मैं आपको दिखूंगी भी नहीं, अभी आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम करना है।
मॉम को बचाने का। मॉम अभी ना खतरे में है और आपको उन्हें बचाना है, और वो उसे होटल रूम नंबर बता देती है। इधर ली यहाँ पर जिया की फोटो लेकर लिन को भेज देता है। लिन यहाँ पर शेन के डैड और उसकी मॉम के साथ होती है। शेन की मॉम यहाँ पर अपने पति को समझा रही होती है, हमारे बेटे के लिए ना लिन ही अच्छी लड़की है, हमें जल्द से जल्द दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। लेकिन शेन के डैड इस बात के लिए नहीं मान रहे होते। उनके पास पहले से ही एक वाइफ है और उसकी एक बच्ची भी है, आखिर तुम ऐसे कैसे उसकी दूसरी शादी करवा सकती हो। उसके बाद वो लिन को बोलते हैं, हमारी फैमिली के बीच में जो शादी की डील हुई थी ना, मैं इसी वक्त उसे कैंसिल करता हूँ। लिन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, अगर मुझे पहले ही पता होता ये मेरी शादी के बीच में रोड़ा बनेगा तो मैं तो इसे पहले ही मार चुकी होती। लेकिन शीशी तो अच्छी बनने की एक्टिंग करती है। ठीक है, मुझे आपके डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी उसका कजन ली उसे जिया की फोटो सेंड कर देता है। वो तुरंत ही इन लोगों को फोटो दिखाने लग जाती है और बोलती है, ये तो जिया है ना, वो किसी स्टेजमैन के साथ होटल रूम में गई है। इस फोटो को देखने के बाद शेन के डैड तो शॉक हो जाते हैं। शेन की मॉम उनसे बोलती है, देखा तुमने ये लड़की किस टाइप की है, हम ऐसी लड़की को अपनी फैमिली की बहू बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। उसके बाद डैड लिन को बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी और अपने बेटे की शादी के लिए तैयार हूँ। लिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसका प्लान काम जो कर गया था। वो सोचती है ये लोग कितने बड़े इडियट है, वैसे एक बार मेरी शादी इस फैमिली में हो जाए फिर इस फैमिली का सब कुछ मेरा हो जाएगा। इधर शेन यहाँ पर होटल रूम ढूंढने में लगा हुआ होता है। शीशी उसे गाइड कर रही होती है, डैड आप कितने स्लो हो। दूसरी तरफ रूम में ली जिया की रेपुटेशन खराब करने के लिए अपना शर्ट उतारने जा ही रहा होता है। तभी शीशी उसे मैजिक से रोक देती है। तभी शीशी देखती है ग्रैंडमा और ग्रैंडपा होटल में आए हुए हैं। लिन उन्हें होटल में लेकर आई थी जिया की असलियत दिखाने के लिए। लेकिन तभी शेन रूम से बाहर आ जाता है और अपने डैड को बताता है जिया के साथ वो यहाँ पर रूम में था। शेन के डैड तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और लिन तो शौक रह जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो रूम में जाकर देखना चाह रही होती है पर वो बोलता है, आखिर मैं तुम्हें रूम में क्यों लेकर जाऊं, तुमने अपने आप को समझा क्या है। उसके बाद वो वापस से रूम में चला जाता है। यहाँ पर शेन के डैड लिन को बोलते हैं, मेरे बेटे और बहू के बीच में ना सब कुछ ठीक है, मैं अपने बेटे की शादी तुमसे नहीं कराऊंगा। यहाँ पर शेन जैसे ही रूम में आता है तो वो देखता है ली को तो पहले से ही शीशी ने स्टैचू बना रखा होता है, इसलिए वो हिल भी नहीं पा रहा था। ली शेन को बोलता है, मैं तुम्हें ना पैसे दे दूंगा पर तुम मुझे यहाँ से जाने दो। शेन बोलते, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पैसे दे दोगे और तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, मैं शेन ग्रुप कंपनी का ना CEO हूँ। ठीक है, तो होश उड़ जाते हैं, क्या मैंने शहर के सबसे रिचेस्ट मैन के साथ पंगा ले लिया है। उसके बाद वो माफी मांगने लग जाता है, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम शेन फैमिली से हो। शेन तो उसे धोने लग जाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी वाइफ के साथ ये सब कुछ करने की। उसके बाद ली तो वहाँ से डरकर भाग जाता है। शेन देखता है जिया को होश आ गया है। वो उसे देखकर समझ जाता है कि ली ने उसे कोई दवा दी है। बोलता है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। लेकिन जिया हॉस्पिटल जाने से मना कर देती है, तुम मुझे अब दोबारा छोड़कर ना कहीं नहीं जा सकते हो। लोगों को ऐसे रोमांटिक होता हुआ देखकर शीशी तो अपनी आंखें ही बंद कर लेती है। बच्चों को ना ये सब नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही जिया की नींद खुलती है, शेन पर चिल्लाने लग जाती है, तुम कितने बड़े बेशर्म हो, तुम भला मेरा फायदा कैसे उठा सकते हो। शेन बोलता है, क्या तुम भूल गई हो कल मैंने तुम्हें बचाया था, और वैसे भी हम दोनों मैरिड कपल हैं, लेकिन तुम इतना ज्यादा शाय क्यों हो रही हो, हमारी तो इतनी बड़ी बच्ची भी है ना। जिया बोलती है, लेकिन अभी तक मैंने तुम्हें ना माफ नहीं किया है। शेन बोलता है, 6 साल पहले जो हुआ वो सब कुछ ना मेरी गलती की वजह से हुआ है और मेरी वजह से तुम इतनी ज्यादा हर्ट हो गई, पर मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा, इसलिए तुम इस बार मुझे माफ कर दो। जिया बोलती है, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे और शीशी के साथ कितने क्रूर थे, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। शेन बोलता है, इस मैटर में ना तुम मुझे गलत समझ रही हो, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, मेरी मॉम तुम्हारे बच्चे को अबॉर्ट करना चाहती थी। जिया बोलती है, सच बोलो, सच में नहीं पता था क्या। वो बोलता है, अरे मेरी माँ, मैं कसम खाता हूँ, तो मुझे माफ कर दो ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। उसके बाद ये दोनों किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर शीशी टपक पड़ती है। बोलती है, मॉम डैड आप क्या कर रहे हो। शेन बोलता है, तुम्हारे मॉम डैड ना बड़ों वाली बातें कर रहे थे। शीशी बोलती है, मुझे पता है, आप लोग मुझे मेरा छोटा भाई देने वाले है ना, अब आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है ना, तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। शेन पूछता है, वैसे शीशी तुम यहाँ पर आई कैसे। शीशी बोलती है, आप लोगों ने मेरे बारे में
सोचा तो मैं उड़कर यहाँ पर आ गई, लेकिन जिया इस बात पर बिलीव नहीं करती। तुम कुछ भी बातें मत बोला करो। तभी शैन के फोन पर उसके डैड का मैसेज आता है। उसके बाद शीशी जल्दी से जाकर उस मैसेज को पढ़ लेती है और बोलती है, ग्रैंडपा ने ना आपको मैसेज किया है कि वो आज हम सभी को ना डिनर पर इनवाइट कर रहे हैं। ग्रैंडपा ने ये भी बोला है कि आप मुझे और मेरी मॉम को अच्छी सी ड्रेस दिलाओ। उसके बाद वो उन दोनों को शॉपिंग कराने के लिए लेकर आ जाता है, लेकिन उसी दौरान उसे अपने असिस्टेंट की कॉल आ जाती है। बताता है, बॉस किसी ने ना हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया है। कंपनी का जो मेन प्रोजेक्ट था वही लीक हो गया है। अब शीशी ड्रेस चूज करने में लगी होती है। वो जिया को बोलती है, मुझे ना इस ड्रेस को खरीदना है, डैड को बुलाओ और बोलो कि मुझे ये ड्रेस खरीद कर दे। जिया बोलती है, अभी तुम्हारे डैड कंपनी के काम से गए हुए हैं, जैसे ही वो आएंगे ना तुम्हें खरीद कर देंगे। शीशी बोलती है, ठीक है फिर मैं और ड्रेस चूज कर लेती हूँ। तभी वहाँ पर स्टाफ आ जाती है और चिल्लाने लग जाती है, अगर तुम लोगों के पास पैसे नहीं है और यहाँ की महंगी चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो यहाँ के कपड़ों को टच भी मत करो। जिया बोलती है, हम यहाँ के कस्टमर है तो तुम कस्टमर के साथ ऐसे कैसे बात कर सकती हो। स्टाफ मेंबर बोलती है, तुमने ना कपड़ों को छूकर उन्हें गंदा कर दिया है। ये दिखाती है, देखो मॉम मेरे हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं हैं। जिया बोलती है, कोई बात नहीं, हम लोग ना दूसरी शॉप पर चलकर ड्रेस खरीद लेंगे। लेकिन वो स्टाफ की लड़की जल्दी से उन लोगों को रोक लेती है और बोलती है, तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते हो, तुम लोगों ने ना ड्रेस को गंदा किया है तो उसकी पेमेंट तो तुम लोगों को करनी ही पड़ेगी। और वो उन लोगों से पूरे 88,000 मांगने लग जाती है। जिया तो शॉक हो जाती है, इतने सारे पैसे। स्टाफ मेंबर बोलती है, ये शॉप बहुत ही ज्यादा महंगी है और शैन ग्रुप कंपनी की है तो इतने पैसे तो देने ही पड़ेंगे। जिसके बाद जिया वो पैसे देने के लिए मान जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो स्टाफ उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती कर रही होती है। बोलती है, तुम्हारे पास इतने पैसे हो ही नहीं सकते। जिया अपना कार्ड फेंक कर देती है और बोलती है, कस्टमर सर्विस तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। लेकिन वो बोलती है, तुम ना इस लायक ही नहीं हो। अभी वहाँ पर शैन भी टपक पड़ता है और बोलता है, क्या मैं भी इस लायक नहीं हूँ। शीशी उसके पास चली जाती है और बोलती है, डैड ये बैड वुमेन ना मॉम को बुली कर रही है। उसके बाद शैन उस लड़की को बोलता है, अभी इसी वक्त मेरी वाइफ से ना माफी मांगो। लेकिन वो लड़की तो शैन को पहचानती ही नहीं थी, इसलिए बोलती है, तुम गरीब लोग अपने आप को समझते क्या हो। और फिर वो शैन के साथ आर्ग्यूमेंट करने लग जाती है। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है, बताता है, हमारे स्टोर में ना मिस्टर शैन की वाइफ और बेटी आने वाले हैं तो तुम अच्छे से अरेंजमेंट कर दो। और बोलती है, देखो मैनेजर ये लोग ना मुझे कैसे परेशान कर रहे हैं। जैसे मैनेजर शैन को देखता है तो वो तुरंत ही उसे पहचान जाता है और उस एम्प्लॉय को बोलता है, तुम जिसकी बेइज्जती कर रही हो ना वही मिस्टर शैन है। वो एम्प्लॉय तो माफी मांगने लग जाती है, मुझे नहीं पता था ये आपकी वाइफ और बेटी है। मैनेजर उसे वहाँ से फायर कर देता है। इसके बाद शैन जिया और शीशी को दूसरी शॉप में लेकर आ जाता है और वहाँ पर शीशी अपने लिए काफी सारी ड्रेसेस चूज कर लेती है। शैन भी सारी खरीद देता है। उसके बाद वो उन लोगों के पीछे सारे बैग्स पकड़कर घूम रहा होता है। इसके बाद जैसे ये लोग मॉल से बाहर निकलते हैं तो शीशी जल्दी से रोड पर भागने लग जाती है। सामने से एक कार को आता हुआ देखकर जिया जल्दी से शीशी को बचाने के लिए जाती है, लेकिन शीशी अपनी मैजिक पावर का यूज कर कार को रोक देती है। जिया शीशी को बोलती है, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारी कितनी ज्यादा फिक्र कर रही थी। शैन तो जाकर कार वाले बंदे पर चिल्लाने लग जाता है। तो बोलता है, मिस्टर शैन आपकी बेटी को कुछ हुआ नहीं है तो आप मुझ पर चिल्ला कैसे सकते हो। ये बोलकर वो तो वहाँ से चला जाता है। शीशी बोलती है, मैं इस बंदे को सबक सिखाती हूँ, आज ये बहुत ही अनलकी होने वाला है। इसके बाद शैन जिया को बोलता है, क्या तुम शीशी को लेकर शैन फैमिली में चलोगी। शीशी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, अब मैं उस बंदे को सबक सिखाती हूँ। इसके बाद शीशी उसकी कार को छोटी कर अपने पास रख लेती है। उसके बाद वो शैन और जिया के साथ वहाँ से चली जाती है। वो बंदा बाहर आता है तो उसे उसकी कार मिलती ही नहीं है। नेक्स्ट सीन में शैन के डैड ने अपनी पोती की मिलने की खुशी में एक पार्टी रखी होती है। यहाँ पर सभी लोग उसे कांग्रेचुलेशन बोल रहे होते हैं, मुझे मेरी पोती मिल गई है और उसके बाद मेरी हेल्थ भी काफी ज्यादा अच्छी हो गई है। इसके बाद शैन के डैड शैन और उसकी वाइफ का वेट कर रहे होते हैं। असिस्टेंट बताता है, शैन और उनकी वाइफ ना कपड़े चेंज करने के लिए गए हैं, वो अभी यहाँ पर आते ही होंगे। डैड सोचते ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेरी वाइफ कहाँ पर है। इधर शैन की मॉम लिन से बात कर रही होती है। लिन रोने की एक्टिंग करते हुए बोलती है, आंटी आप तो हमेशा कहती थी
अपने बचपन से मुझे बड़ा होते हुए देखा है और आप चाहती है कि मैं आपकी बहू बनूं, तो भी आप शेन के डैड को मना नहीं पा रही हैं। वो बोलती है मैं क्या कर सकती हूँ, वो फैमिली के हेड है तो वही ये डिसीजन ले रहे हैं। लिन बोलती है आप तो जानती हो ना, आपने अपनी आंखों से देखा था जिया की जो बेटी है वो मॉन्स्टर है, आखिर आप उस लड़की को अपने घर में कैसे रहने दे सकती हैं। अभी वहाँ पर ली टूटी फूटी हालत में आ जाता है, उस बच्ची ने मुझ पर मैजिक करा और मेरी ये हालत हो गई। मुझे जरा जब वो बच्ची मेरे साथ ऐसा कर सकती है तो शेन फैमिली के साथ तो पता नहीं क्या क्या करेगी। मोम उनकी बातों में आ जाती है, तुम लोग एकदम सही बोल रहे हो, वो बच्ची ना सच में एक मॉन्स्टर है, मुझे अब इस बारे में ना शेन के डैड को बताना चाहिए। लिन उन्हें रोक कर बोलती है अभी उन्हें इस बारे में बता करना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो इस बात पर ना बिलीव ही नहीं करेंगे। क्यों ना हम पहले मास्टर को बुला ले, वो सभी को उस बच्ची का सच बता देगा। शेन की मोम तो खुश हो जाती है, तुम कितनी अच्छी हो। उसके बाद लिन शेन की मोम के साथ मिलकर पार्टी में आ जाती है और शेन के डैड को गिफ्ट में ना एक जेट देती है। तभी पार्टी में शेन भी आ जाता है जिया और शीशी को लेकर। जिया तो पार्टी में बहुत सारे लोगों को देखकर शौक हो जाती है, ये तो फैमिली डिनर होने वाला था ना, तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं। शेन बोलता है मुझे भी नहीं पता था कि डैड इतनी बड़ी पार्टी रखेंगे, अगर तुम इतने सारे लोगों को देखकर अनकंफर्टेबल हो रही हो तो हम अभी यहाँ से चल सकते हैं। जिया बोलती है कोई बात नहीं, डैड ने अच्छे के लिए इन सारे लोगों को बुलाया होगा। इसके बाद शीशी शेन के डैड से बातें करने लग जाती है। शेन के डैड बोलते हैं मेरी ग्रैंड डॉटर तो कितनी ज्यादा प्यारी है, और उसके बाद वो उसे गिफ्ट में जेट देने लग जाते हैं। चलो ये ले लो, ये मेरी तरफ से है। शेन की मोम बोलती है आखिर तुम इसे ये कैसे दे सकते हो, ये तो लिन ने तुम्हें दिया था ना। डैड बोलते ये गिफ्ट मुझे मिला था तो ये मेरा हुआ ना, तो मैं किसी को भी दे सकता हूँ। शीशी देख लेती है उस जेट में से ना इविल पावर निकल रही है, यानी कि ये लिन मेरे ग्रैंडपा को हार्म करना चाहती है। उसके बाद शीशी उस गिफ्ट को ले लेती है और फेंकने वाली होती है। जिया उसे समझाती है ये ग्रैंडपा ने तुम्हें दिया है तो तुम इसे फेंक नहीं सकती हो। शीशी बोलती है मॉम ये जेट अच्छा नहीं है, इसमें से ना इविल पावर निकल रही है, उससे कोई मर भी सकता है। शेन की मॉम चिल्लाने लग जाती है तुम कैसी बात ही कर रही हो, क्या तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें मारना चाहेंगे। शीशी बोलती ग्रैंडपा आपने कुछ नहीं किया है, पर इस जेट में ना ऐसी इविल पावर है। ग्रैंडपा बोलते फिर तो हमें मास्टर को यहाँ पर बुलाना चाहिए इस बारे में पता करने के लिए। लेन बोलती है मैं एक मास्टर को जानती हूँ जो इस बारे में पता लगा लेगा, और वो वहाँ पर एक मास्टर को बुलाती है। शीशी अपनी पावर से उस मास्टर के बारे में पता कर लेती है, ये कोई कल्टीवेटर नहीं है, और सभी को बताने लग जाती है ये ना फ्रॉड है। लेकिन कोई भी शीशी की बातों पर यकीन ही नहीं करता। मास्टर शेन के डैड को इस बारे में बताते हैं ये जेट ना बहुत ही ज्यादा अच्छा है और एक ट्रेजर है। शेन के डैड तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उस जेट को पहन लेते हैं। शीशी की बात कोई नहीं सुन रहा होता। उसके बाद लिन सभी को शीशी की वो वाली वीडियो दिखा रही होती है जिसमें शीशी पैदा हुई होती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं ये बच्ची तो सच में एक मॉन्स्टर है। ये लोग शीशी को मारने की कोशिश करते हैं। एक मॉन्स्टर को ना जिंदा नहीं रहना चाहिए। जिया बोलती आखिर आप सब लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरी बेटी कोई मॉन्स्टर नहीं है। शीशी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पावर का यूज करने लग जाती है। तुम सारे बुरे लोगों को छोड़ूंगी नहीं, और मौके का फायदा उठाते हुए लिन शेन के डैड को चोट पहुंचा देती है। इसका इल्जाम भी शीशी पर लग जाता है। इसके बाद शेन की मॉम शीशी को ही ब्लेम करने लग जाती है, तुमने ही मेरे पति को चोट पहुंचाई है। शीशी बोलती है मैंने ना ग्रैंडपा के साथ कुछ भी नहीं किया है। जिया बोलती है मुझे ना अपनी बेटी पर पूरा यकीन है। शीशी बोलती है डैड मैं ना ग्रैंडपा को बचा सकती हूँ। शेन मान जाता है लेकिन उसकी मॉम चिल्ला रही होती है बच्ची ना एक मॉन्स्टर है, लेकिन शेन अपनी मॉम को समझाता है जिसके बाद उसकी मॉम मान जाती है। इसके बाद शीशी शेन के डैड को ठीक करने के लिए अपनी सारी पावर यूज कर लेती है। इसके बाद वो खुद बीमार हो जाती है और बाहर आकर बताती है ग्रैंडपा को ना होश आ जाएगा। जिसके बाद शेन की मॉम उससे माफी मांगने लग जाती है, माफ कर दो मैंने तुम्हें एक मॉन्स्टर समझा। इसके बाद शीशी बेहोश हो जाती है और मास्टर उसका चेकअप करते हैं। मास्टर बताता है इसने अपनी ग्रैंडपा की जान बचाने के लिए अपनी सारी पावर यूज कर ली है, और इन लोगों को ये बात भी पता चल जाती है एक्चुअली में लिन ने ही शेन के डैड को मारने की कोशिश की थी। जिसके बाद शेन अपने गार्ड्स को लिन को पकड़ने के लिए भेज देता है और शेन की मोम को बुरा लग रहा होता है, अभी तक उस लिन पर इतना ज्यादा भरोसा किया और वही मेरी पति को मारना चाहती थी। उसके बाद शीशी भी ठीक हो जाती है और वो स्कूल से वापस आती है और सभी को बताती है बाहर मैंने उसी बैड आंटी को देखा। इसके बाद ये सभी लोग बाहर आते हैं और ये देखकर शौक हो जाते हैं कि लिन और उसका कजन एकदम भिखारी बन गए हैं और वो लोग रोड पर भीख मांग रहे हैं।
और इन लोगों का ऐसा हाल देखकर इन लोगों के तो होश ही उड़ जाते हैं और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।